गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज देखेंगे बच्चों हम अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम होने वाला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या नाम है इस चैप्टर का? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्लियर? यानी कि बच्चों ये जो स्टोरी या फिर जो आप चैप्टर ये रीड करने वाले हैं, ये क्या लिया गया है, ये चैप्टर उठाया गया है एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की है उसकी डायरी में से। ठीक है, वो डायरी राइटिंग करती है, उसी की डायरी में से कुछ पैराग्राफ्स वगैरह कुछ उठाए गए हैं और आपके इस चैप्टर में डाले गए हैं और उन्हीं को आपको बच्चों रीड करना है। ठीक है, सो बिफोर वी रीड लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू इन्फॉर्मेशन। थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं एनी फ्रैंक के बारे में, फिर हम उसकी डायरी को पढ़ेंगे। एनिलीज मैरी, ठीक है, ये इसका पूरा नाम था एनिलीज मैरी, जिसे शॉर्ट में बोलते थे एनी फ्रैंक। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, फेब्रवरी टू मार्च, अच्छा 1945। ठीक है, 1929 से 1945 और 1945 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन दे रखा है आप लोगों को। वॉज अ जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the Germany occupation of Netherlands in World War II। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता जा रहा है, जो एनी फ्रैंक है वो क्या है, एक ज्यूइश लड़की है। ज्यूइश पता है बच्चों आपको? इराक के जो लोग होते हैं ना, सॉरी, इजराइल के ज्यूइश लोग, जिनको हम यहूदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, एक ज्यूइश लड़की थी, यहूदी लड़की। ठीक है, जो कि कहां पैदा हुई थी बच्चों? जर्मनी में पैदा हुई थी। शी वॉज बोर्न इन जर्मनी, बट थी ये, शी वॉज अ ज्यूइश गर्ल। क्लियर? और ये डायरी कब लिखा करती थी? हु यूज टू राइट वाइल शी वॉज हाइडिंग विद हर फैमिली। ठीक है, वो अब जब अपने फैमिली के साथ छिप रही थी। अब आप बताइए बच्चों कि वो छिप क्यों रही होगी? आपने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान देखा होगा, जब हिटलर पावर में आता है जर्मनी में, तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड किलिंग ज्यूइश पीपल। जितने भी ज्यूज होते हैं उनको वो मारने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी ज्यूज थे वो सब क्या कर रहे होते हैं, छिप रहे होते हैं। वो अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ जाके छिप जाती है। कहाँ? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम का है बच्चों, नेदरलैंड्स में। ठीक है, और जर्मनी उस टाइम नेदरलैंड्स को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, a family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in the Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। ठीक है, तो ये क्या बता रही है कि इसकी फैमिली जर्मनी से कहाँ शिफ्ट हो जाती है, नेदरलैंड्स में शिफ्ट हो जाती है, जब नाजीज ने पावर गेन कर ली थी जर्मनी में। ठीक है, नाजीज यानी कि बच्चों जो हिटलर की सेना थी उसको क्या बोला जाता था? नाजी बोला जाता था। ठीक है, नाजी आर्मी या नाजीज उनको बोला जाता था, जो हिटलर की सेना थी। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने क्या बोलते हैं, जर्मनी में हुकूमत कायम करी, तो वहां से जितने भी ज्यूज थे सब इधर उधर भागने लगे। तो उसी तरह एनी फ्रैंक की फैमिली भी आकर के कहाँ छिप गए थे? एम्स्टरडेम में छिप गए थे। बट बाद में उनको भी ट्रैप कर लिया गया। ट्रैप का मतलब होता है बच्चों, पकड़ लिया गया। ठीक है, जब नाजीज ने, नाजी आर्मी ने नेदरलैंड्स पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये आपको फोटोग्राफ दे रखी है, शी इज एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक है। यही डायरी लिखा करती थी ये लड़की, और इसी की डायरी हम आज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश टू माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड एनी फ्रैंक। ठीक है, ये एनी फ्रैंक अपने बारे में कहा करती थी कि जब मैं कभी भी अपनी फोटो देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरा कोई चांस है हॉलीवुड में कभी आ पाने का। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ज्यूइश लोग जो थे उनका परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। परसिक्यूशन होता है मतलब बच्चों, परसिक्यूशन का मतलब होता है उनको मारा जा रहा था जब। ठीक है, एज परसिक्यूशन अगेंस्ट,
परसिक्यूशन मतलब उनको मारा जा रहा था, जब मृत्यु के घाट उतारा जा रहा था। ठीक है, तो फिर उसकी फैमिली क्या करती है, उसके फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में जाके छिप जाती है। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताया जा रहा है कि 2 साल तक वो अपने फादर ओटो फ्रैंक के, ये उनके फ्रैंक फादर का नाम है ओटो फ्रैंक के फादर के ऑफिस बिल्डिंग में वो छुपे रहे 2 साल तक, लेकिन बाद में किसी ने धोखा दिया और उनकी खबर बता दी कि ये लोग यहाँ पे छिपे हैं, तो उनको क्या कर दिया गया बच्चों, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हिटलर जो होता था वो जो ज्यूज थे उनको कैसे मारा करता था, उनको बुलेट से नहीं मारता था, ही यूज्ड टू किल देम बाय पुटिंग देम इन अ कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है, वो उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डालता था और वहां पे गैस चेम्बर्स होते थे, जहरीली गैस छोड़ देता था और उस जहरीली गैस की वजह से सबके सब मर जाते थे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मार दिया गया था। ठीक है, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. उनकी पूरी फैमिली से सिर्फ और सिर्फ कौन बचे, उनके फादर ऑटो ही बचे, जिन्होंने जो कि वॉर खत्म होने के बाद वापस से कहाँ आए, एम्स्टर्डम आए, वॉर खत्म होने के बाद, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ये देखने के लिए कि जो मेरी बेटी डायरी लिखा करती थी क्या वो अभी भी बची है या फिर उसको भी खत्म कर दिया गया है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of Young Girl. और जब वो अब वापस आते हैं नीदरलैंड पे, उनको अपनी बेटी की डायरी मिल जाती है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस डायरी में जो कुछ भी मेरी बेटी ने लिखा है वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी बातें उसने उसमें लिखी होती है। तो वो क्या करवाते हैं, उसको पब्लिश करवाते हैं। कौन सी लैंग्वेज में बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करवाते हैं। किस नाम से, उसका नाम रखते हैं उस बुक का, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो ये बुक, पूरी बुक है ये, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इसी में से एक एक्सट्रैक्ट, छोटा सा भाग देके आपका एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। तो इसमें हमें पूरा बुक का जो मेन पार्ट है वो पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its the final entry of 1 August 1944। ठीक है, ये डायरी पहली बार एनी फ्रैंक को कब दी गई थी, उसके 13वें बर्थडे में गिफ्ट करी गई थी। जैसे डायरी दी जाती है ना कि बच्चों कि आप उसमें अपने डायरी में क्या करते हैं, डे टू डे रूटीन, जो भी पूरा दिन भर आपके साथ हुआ होता है वो सारी चीजें लिखते हैं, या फिर जो आपकी मन की बातें होती है वो आप डायरी में शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो 1942 से लिखना स्टार्ट करती है। ठीक है, और 1944, उसका 1 अगस्त 1944 को लास्ट बार वो उस डायरी में कुछ लिखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। तो ओरिजिनली वो किस लैंग्वेज में लिखी थी उसने, डच लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि शायद हो सकता है एनी फ्रैंक को डच लैंग्वेज आती होगी, तो उसने उसमें अपनी डायरी लिखी थी। बट बाद में जब उसे पब्लिश करने का टाइम आया तो उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन चुकी थी डायरी ऑफ द यंग गर्ल। क्यों बच्चों, क्योंकि सब लोग जानना चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ज्यूज लोग थे, ज्यूज बच्चे थे, उन पर क्या गुजरती थी। तो और वो सारी चीजें उसने अपनी डायरी में लिखी हुई थी, जो जो चीजें उन्होंने, जो जो सिचुएशंस उन्होंने फेस करी है। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। और इस डायरी पे सिर्फ और सिर्फ किताबें नहीं बनी है, बल्कि बहुत सारी फिल्में भी बनी है। फिल्में बनी है, टेलीविजन में सीरियल्स बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुए हैं, मतलब थिएटर्स में, और ओपेरा जो होता है वहां पे भी इसकी परफॉर्मेंस एज अ प्ले हुई है। ठीक है, described as the work of a mature and an insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो एनी फ्रैंक भले ही एक बच्ची थी, लेकिन उसने इस किताब, अपनी डायरी को कैसे लिखा है, बहुत ही मैच्योर तरीके से। ठीक है, बहुत ही समझदारी के तरह साथ लिखा है, इंसाइटफुल माइंड। ठीक है, बहुत अच्छे दिमाग के साथ लिखा हुआ है। और उसने इसमें क्या बताया इस डायरी में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, शी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, मतलब रोजमर्रा की
जिंदगी में लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही थी जब वो किसके अंडर थे, नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर थे। ठीक है, जब नाजीज पावर में आए, हिटलर पावर में आया, तो उसके आने से आम जनता के जीवन में क्या क्या बदलाव आए और वो क्या क्या फेस करते थे, और खासकर कौन, ज्यूज लोग, जो यहूदी लोग थे, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, वो सारी चीजें इस डायरी में लिखी हुई है और इसी वजह से लोग इसे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. ठीक है, एनी फ्रैंक, वैसे होलोकॉस्ट किसे कहा जाता है बच्चों, वही उसी एरा को, उसी टाइम को। ठीक है, होलोकॉस्ट एक एरा है, एक टाइम है जिस वक्त क्या किया जाता था, बहुत सारे ज्यूज को इकट्ठा करके गैस चेम्बर्स के अंदर डाल देते थे और उनको एक ही साथ लाखों लाखों लोगों को मार दिया जाता था। तो उसको कहा जाता है बच्चों होलोकॉस्ट। और होलोकॉस्ट विक्टिम में बहुत सारे लोग हैं जो फेमस हुए। ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस हुई वो थी एनी फ्रैंक। और अब किस वजह से, अपनी डायरी के वजह से वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जान लिया इस चैप्टर को रीड करने से पहले थोड़ी बहुत बातें एनी फ्रैंक और वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब नाजीज पावर में आ जाते हैं तो उनके बारे में। अब हम इस चैप्टर का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर? इज देयर एनी डाउट? क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, स्टार्ट करते हैं इसे। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। ठीक है, एनी फ्रैंक बता रही है जब वो डायरी लिखना स्टार्ट करी कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं डायरी में पहली बार लिखने जा रही हूँ। स्ट्रेंज का मतलब होता है बच्चों बहुत ही अजीब। ठीक है, एक अजीब एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज एनी फ्रैंक पहली बार डायरी लिखने जा रही है। और फर्स्ट फर्स्ट में जब कोई भी पहली बार डायरी लिखता है तो उसके लिए एक वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ठीक है बच्चों, ये बोल रही कि इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये कि मैं पहली बार डायरी लिख रही हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। दूसरा कारण ये है कि मुझे इस बात पे हैरानी है कि कौन ही मेरी किताब, मेरी लिखी हुई डायरी पढ़ेगा। एक 13 साल की बच्ची की डायरी कौन ही पढ़ेगा? शायद मैं भी इसे कभी दोबारा खोल के ना पढूं। Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ठीक है, लेकिन फिर वो कहती कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इट डज नॉट मैटर मीन्स क्या फर्क पड़ता है, मुझे फिर भी लिखना है क्योंकि मेरा मन कर रहा है लिखने का। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड। मुझे एक नीड है कुछ, अब जो चीजें मेरे चेस्ट में, चेस्ट का मतलब बोलते हैं ना बच्चों, मेरा दिल भारी हो रखा है। ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो वो सब बातें या दो तरीके से बाहर निकाली जा सकती हैं, या तो हम किसी व्यक्ति को वो बातें बता दें सारी। ठीक है, तब थोड़ा मन हल्का हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, बोल बात, अपनी मन की बात बोल दो तो मन हल्का हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई इतना ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है जिसे आप अपनी बातें बता सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारी बातों को आप एक डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एनी फ्रैंक की कोई ऐसा कोई फ्रेंड नहीं रहा होगा, इसलिए, और उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होंगी, तो उसे कुछ ना कुछ ये बातों को किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना था, इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब देखो यहाँ वो कह रही है कि पेपर में, कागज में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है तो इस बेहतर है कि आप उसे लिख दें। ठीक है, पेपर पे लिखें, ना कि किसी को बोलें, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपनी बात किसी को बता रहे हैं, सामने वाले को बात अच्छी ना लगे, वो आपसे नाराज हो जाए, या फिर आपको डांट दे, या फिर आपको टोक दे, या फिर आपकी बात बीच में ही काट दे, खारिज कर दे। ठीक है, तो ये सारी, क्योंकि इंसान के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, अगर उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो वो सुनेगा नहीं पूरी बात और पहले ही बीच में रोक देगा। लेकिन पेपर में आप कुछ भी लिखते चले जाइए, पेपर कभी मना करता है कि हाँ ये मत लिखो, पेपर में बस आप लिखते चले जाते हैं। तो यही रीजन है एनी फ्रैंक का भी कि वो अपनी मन की बातें किसी को ना बता करके क्या करती है, एक डायरी में नोट कर देती है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब वो बोलती है कि ये बातें, जो ये वाली लाइन है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये मैं अपने आप को कब बताया करती थी, जब कभी भी मैं घर पे बैठी होती थी।
ठीक है, लोनली, अकेले बैठी होती थी, फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, डिप्रेस फील कर रही होती थी। और बच्चों रीजन आपको पता ही है कि वो क्यों घर पे अकेले बैठी रहती थी, क्योंकि ये लोग ज्यूस थे, ये लोग छिप रहे थे, ठीक है, ये बाहर भी नहीं जा सकते थे, इन्हें अंदर छिपके रहना पड़ता था। तो अगर आपको छिपके रहना पड़ेगा तो कितनी समय तक आप छिपके रह लेंगे? देखो ये 2 साल तक हमने देखा था ना कि एक ही बिल्डिंग में छिपकर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हर इंसान कैसे फील करता है? लोनली फील करता है और डिप्रेस फील करता है, ठीक है। जब कभी वो ऐसे फील कर रही होती थी, बोर हो रही होती थी, लिस्टलेस का मतलब होता है विद नो एनर्जी और नो इंटरेस्ट, मतलब कोई करने, कुछ काम करने की ना कोई अंदर से इच्छा है ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। और वो फिर ये सोचती थी कि क्या मैं अंदर ही बैठी रहूं या फिर बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference, ठीक है। तो ये बोलती कि हाँ, इसी वजह से उस दिन मुझे बात याद आई कि जो पेपर है, कागज है, उसमें ज्यादा पेशेंस है, तो मैं क्यों ना जहां मैं बैठी हूँ वहीं बैठे रहकर जो भी मेरे अंदर चीजें चल रही है उसको एक पेपर में, कागज में उतार दूं, ठीक है। और शायद मैं ये बातें कभी किसी को ना ही बताऊं, अनटिल एंड अनलेस कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है, कोई रियल फ्रेंड मिल जाता है जिसे कि मैं ये सारी बातें बता पाऊं, ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ठीक है। वो बताती है कि देखो, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं डायरी क्यों लिख रही हूँ। सबसे पहले उसका मुख्य कारण ये है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ठीक है। और इसका रीजन भी बच्चों हम समझ सकते हैं भली भांति कि व्हाई शी डजंट डिड नॉट हैव अ फ्रेंड, शी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड बिकॉज दे वर ऑल द टाइम हाइडिंग इन सम प्लेसेस, ठीक है। अगर आप हर जगह हर टाइम कहीं जाके छिपके रह रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से घुल मिल नहीं सकते, तो फिर आपके दोस्त बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और आपको पता है कि किन सिचुएशंस में रह रहे थे, ठीक है, अंडर द नाजीज कंट्रोल, जर्मनी में, फिर वहां से भाग रहे थे, कभी नीदरलैंड्स, कभी जर्मनी से कहीं भाग रहे थे, इधर उधर भागते जा रहे थे, और ऐसे में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल था, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो ये बोलती है कि मैं इस बात को आपको क्लियर कर देती हूँ कि लोग ये सोचेंगे कि 13-year-old लड़की कैसे अकेले रह सकती है, लेकिन हाँ, मैं थी इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी, लेकिन इतनी अकेले भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास क्या थे? मेरे लविंग पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे, माता पिता थे जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक मेरी 16 साल की बहन थी, ठीक है। और मेरे पास कुछ और लोग थे, करीबन 30 के लोग आसपास थे जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती थी। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी फैमिली थी, प्यार करने वाली आंटियां थी, और एक अच्छा घर था। नो वन ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें होती हैं वो सब मेरे पास थी, सिर्फ किसको छोड़कर? एक ट्रू, एक सच्चे मित्र को छोड़कर मेरे पास सारी चीजें थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब कभी भी मैं दोस्तों के साथ होती थी तो मैं ये सोचती थी कि सिर्फ एक अच्छा समय मुझे बिताना है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, और मैं कुछ स्पेशल थिंग के बारे में कभी बात नहीं करती थी। हाँ, रोजमर्रा की दुनिया जिंदगी में जो ऑर्डिनरी चीजें होती थी बस उनके बारे में ही बात करती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मैं इन दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ पाती, ठीक है, मतलब जो मेरे मन में चल रही है जो बातें, मैं उनको नहीं बता पाती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ। कन्फाइड का मतलब होता है बच्चों टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब मैं जो अपने मन की जो प्राइवेट बातें होती, पर्सनल बातें होती हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाती, मतलब मैं उन पे उतना भरोसा नहीं कर पाती कि मैं उनके साथ अपने मन की बातें बता सकूं, ठीक है। ये कौन बोल रही है? एनी फ्रैंक बोल रही है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दैट डायरी, और यही कारण है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकती हूँ और चीजें कभी नहीं बदल सकती हैं, ठीक है। मेरे भले ही दोस्त हैं, लेकिन उन दोस्तों के साथ मेरी इतनी गहरी दोस्ती नहीं है कि मैं उन्हें अपने मन की सारी बातें बता सकूं। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट
किया है। क्लियर? To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. ठीक है? ठीक है, तो वो कहती है कि जिस दोस्त का मुझे बहुत समय से इंतजार है, लॉन्ग अवेटेड, बहुत समय से इंतजार यानी कि बच्चों होता है लॉन्ग अवेटेड इन माई इमेजिनेशन, जिसकी मैं इंतजार कर रही हूँ अपनी कल्पनाओं में। ठीक है, तो क्योंकि वो दोस्त मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मन की सारी बातें डायरी में बस क्या कर दूं, रेंडमली लिख दूं। ठीक है, जो भी मन में चल रहा है बस लिखते चल जाऊं, ऐसा मैं नहीं करने वाली। मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले उस डायरी को क्या बनाऊंगी, अपना एक दोस्त बनाऊंगी। ठीक है, उसको अपना एक दोस्त बनाऊंगी और उस दोस्त को मैंने नाम भी दिया है, अपनी डायरी को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है बच्चों? किटी। ठीक है, उसने अपनी डायरी को नाम दे दिया है किटी। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है। जी जी, ऐसी फागलपुर माँ, आवाज आ रही है मेरी? माइक ले लो बच्चों एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर नेम? पूनम। पूनम, कौन सी क्लास में पूनम आप? क्लास 10th। ओके, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आज? देखो बच्चों, हम सर पढ़ हम रहे हैं अभी आए चैप्टर। थे। अच्छा, आप लोग अभी आए हैं? हम चैप्टर यस पढ़ सर। रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर? यस सर। अच्छा, क्या होता है इस चैप्टर में, कोई बताएगा मुझे? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। एनी फ्रैंक कौन थी? बताओ, किसी को पता है अगर एनी फ्रैंक के बारे में? पता है किसी को? कोई बताना चाहेगा? मैं हेल्प करूंगा साथ साथ में ना आप लोगों की। हाँ, दे दो, माइक दे दो उन्हें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। निशा। निशा। हाँ निशा, बताइए इस चैप्टर के बारे में। एनी फ्रैंक कौन थी? एनी फ्रेंड एक लड़की थी जो मतलब उसे एक बीमारी थी तो वो 1 साल बाद मरने वाली थी और उसने अपने बारे में अच्छा, एक डायरी लिखी थी। डायरी लिखी थी, ठीक है। और डायरी का नाम क्या था उसकी? किटी। हाँ, वेरी गुड, डायरी का नाम किटी था। और वो डायरी में क्या लिखा करती थी? अपने बारे में लिखा करती थी वो। अपने बारे में लिखा करती थी, ठीक है ठीक है। और हमने ये भी देखा था इसमें कि जो एनी फ्रैंक थी वो क्या थी, एक ज्यूइश लड़की थी। ठीक है, ज्यूइश लड़की कहाँ रहते थे, किसी को पता है? जर्मन में। हाँ, जर्मन में ये बच्चों पैदा हुई थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब जर्मनी में आपने पढ़ा होगा कि जब सेकंड द्वितीय वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध हुआ था, तो फिर वहां से जितने भी ज्यूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको भागना पड़ा था, है ना? तो ये लोग भी भाग के कहाँ आ जाते हैं? नेदरलैंड्स आ जाते हैं। देखो, नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम एक जगह है, वहां पर ये भाग करके आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये बहुत समय तक छिप करके रहते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन लास्ट में इनको क्या कर लेते हैं बच्चों, पकड़ लेते हैं। इनको पकड़ पकड़ लिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में किसको पता है? पता है बच्चों आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप? जो हिटलर होता था वो कैसे मारा करता था लोगों को? नहीं पता? अच्छा ठीक है। हिटलर क्या करता था बच्चों, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक उसमें डाल देता था, एक कमरे में अंदर बंद कर देता था और वहां पे जहरीली गैस छोड़ देता था। ठीक है, और उस जहरीली गैस से लोग मर जाते थे। तो इसी तरह से एनी फ्रैंक और उसके परिवार को भी एक गैस चेंबर में डाल के मार दिया गया था। ठीक है बच्चों, आप बैठ जाइए अपनी सीट में और अब साथ के साथ चैप्टर पे ध्यान दीजिए और चैप्टर को पढ़ते जाइए आगे। ठीक है बच्चों, हमने देख लिया था कि उसने अपनी डायरी का नाम क्या दिया, किटी। उसने अपनी डायरी को नाम दिया। Since
No one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ठीक है, तो वो क्या बोलती है एनी फ्रैंक, अगर मैं इस डायरी में सीधा सीधा लिखने लग गई तो अगर कोई मेरी डायरी कभी पढ़ेगा, बहुत सालों के बाद पढ़ेगा, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ स्केच दे देती हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। जैसे बच्चों एग्जाम्पल से आप समझो कि क्या होता है। मान लो आपको अपनी फ्रेंड को कोई स्टोरी समझानी है या फिर आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो आपको उसे समझाना है, तो आप क्या करोगे, मूवी का सेकंड पार्ट समझाना है, तो फर्स्ट पार्ट उसने नहीं देख रखा, आप उसे सेकंड पार्ट समझा रहे हो, तो फर्स्ट पार्ट का आप क्या करते हो बच्चों, फटाफट से उसको ही थोड़ा थोड़ा बता देते हो ना कि हाँ यार तुझे ना सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। कब तक समझ नहीं आएगा, जब तक तू फर्स्ट पार्ट नहीं देखेगी। तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट पार्ट को फटाफट से उसकी स्टोरी समझाते हैं, फिर ताकि सेकंड पार्ट भी समझ आ जाए। तो वही चीज वो करती है कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आज से लिखना शुरू कर दिया मैंने अगर, तो लोगों को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो क्या करती है, वो अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में लोगों को बताना शुरू करती है। ठीक है, कि ऐसे ऐसी ये चीजें हो रही हैं। और वो साथ ही साथ ये भी बोलती है कि मुझे लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो अपनी लाइफ की स्टोरी बताना शुरू करती है। My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25। ठीक है, तो ये बताती है कि जो मेरे फादर हैं वो दुनिया के सबसे एडोरेबल, सबसे प्यारे फादर हैं। ठीक है, और वो मेरी मदर से कब शादी करते हैं, जब वो 36 के हो जाते हैं, 36 साल के हो जाते हैं, और मेरी मदर कितने साल की होती है, 25 ईयर्स की होती है। क्लियर बच्चों? My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany। मेरी बहन जो है मार्गरेट, जिसका नाम है, वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा होती है 1926 में। I was born on 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को मेरा बर्थ होता है। I lived in Frankfurt until I was 4। और मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ जब तक मैं 4 साल की होती हूँ। ठीक है, देखो वो स्टार्टिंग से ना अपनी स्टोरी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट में बता रही है, ताकि जो आगे की बातें हैं वो लोगों को समझ आ सके। तो वो आपको एक तरह से बैकग्राउंड बता रही है अपनी स्टोरी का। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर हॉलैंड आ गए थे कब, 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं फ्रैंकफर्ट से। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी मदर, जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ हॉलैंड चले जाती हैं सितंबर में। While Margaret and I were sent to Aiken to stay with our grandmother। और जबकि फादर और मदर कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं, और मुझे और मेरी बहन को कहाँ भेजा जाता है, एकिन भेजा जाता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और फिर उसके बाद मार्गरेट भी चली जाती है हॉलैंड दिसंबर में, और मैं अभी फरवरी में हॉलैंड चली जाती हूँ। When I was flung down on the table as a birthday present for Margaret। और फिर मुझे भी काइंड ऑफ मार्गरेट का बर्थडे प्रेजेंट बना के भेज दिया जाता है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। ठीक है, तो उसको कहाँ डाल दिया गया था, हॉलैंड आते ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में डाल दिया गया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं वहां पे कब तक रही, 6 साल तक मैंने वहां पे पढ़ाई करी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस। मतलब फर्स्ट से स्टार्ट किया और 6th क्लास में उसकी टीचर कौन थी, मिसेस क्यूप्रस उसकी टीचर थी, द हेड मिस्ट्रेस, और वो साथ ही साथ हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब वो जा रही थी वहां से, उसे वहां से जाना पड़ा, तो उन दोनों की आंखों में क्या थे, एनी फ्रैंक के भी और जो उसकी टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपर्स, उन दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा था, फेयरवेल करना पड़ रहा था। फेयरवेल का मतलब होता है बच्चों जब हम कहीं से जा रहे होते हैं। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration। ठीक है, फिर वो बोलती है कि 1941 में क्या हुआ, जो मेरी दादी थी, ग्रैंडमा थी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तो जब कोई बीमार हो जाता है फैमिली में, तो अगर मान लीजिए कोई त्योहार आता है या फिर आपका बर्थडे आता है, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, सेलिब्रेट नहीं हो पाता ना। तो इसीलिए वो भी कहती है कि जब मेरी दादी बीमार हो गई थी तो मैं अपना बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाई, लिटिल सेलिब्रेशन।
ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और ग्रैंडमा का निधन हो जाता है जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और किसी को ये बात नहीं पता कि मैं ग्रैंडमा के बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। ठीक है, ये बताती है कि 1942 में जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो जो वहां पे कैंडल्स लगाई गई थी तो उसमें से एक कैंडल मैंने अपनी ग्रैंडमा के याद में भी लगाई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my daddy। ठीक है, अब वो बोलती है कि अब जो हम कौन बचे हैं, हमारी ग्रैंडमदर तो जा चुकी है इस दुनिया से, अब हम सिर्फ 4 लोग बचे हैं, मैं, मेरी पेरेंट्स और मेरी बहन। ठीक है, और हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और फिर अब वो यहाँ से शुरू करेगी प्रेजेंट के बारे में लिखना। ठीक है, अभी तो उसने आप लोगों को बच्चों पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपने। ठीक है, कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पैदा हुई थी, फिर मैंने पढ़ाई यहाँ से करी, फिर हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुए, फिर मेरी फैमिली में कौन कौन था, और मेरी दादी भी थी और दादी की डेथ कब हुई, ये सारी बातें उसने बता दी। अब वो यहाँ से शुरू करेगी आपको अपने प्रेजेंट के बारे में बताना। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। जहां तक आपने पढ़ा है आज, आपको अच्छे से वहां तक रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट।